विनयशील उर्धार छाण विद्या को गर्रा, गुरु चरणन में बैठ पिए पिंगल को ठर्रा, लिखी फारे फिर लिखे लाख खर्रा पे खर्रा, तब कविता को राम कृपा कहूँ पावे ढर्रा। मैं मेरे काव्य गुरु आचार्य श्याम सुंदर झा गुरु जी को याद करते हुए कुछ शब्दों को यहाँ से आपको काव्य के रूप में सुनाऊंगा। और अगर मैं ये कहता हूँ ये कविताएं मेरी हैं तो ये ज़्यादती होगी, क्योंकि इसमें सिर्फ मेरी स्याही खर्च हुई है। बाकी कोई कवि है, कोई शायर है, कोई पोएट है, वो सिर्फ एक डाकिया की तरह होता है। किसी ने पत्र लिख के भेज दिया, उसने लाया और तो उसको जिसको देना है उसको थमा दिया। अब खास बात यहाँ पे ये है कि कविता क्यों एक कला का एक प्रकार है, क्यों वो विधा है और क्यों हमें इसकी आवश्यकता है। कविता क्या होती है, कैसे होती है और क्यों होती है। संस्कृत साहित्य इसको कह देता है कि कविता के लिए सबसे पहले ईश्वरीय शक्ति का हाथ होता है, उसके बिना कविता नहीं की जा सकती है। तो मैं उस परम कवि को स्मरण करता हुआ जो भी वो चीजें भेजता है मैं आगे भेज देता हूं। तो मैं आपको कुछ कविताएं सुनाऊंगा और ये कहना चाहूंगा कि कविताएं पढ़िए, कविताएं सुनिए और हो सके तो कुछ कविताओं को याद कर लीजिए। और होगा क्या उससे, जैसे आयुर्वेद की दवाई होती है तो वो थोड़े देर में असर करती है। जब हमको जल्दी इलाज चाहिए होता है तब हम डॉक्टर से कहते हैं कि एंटीबायोटिक दे दे। कविता एंटीबायोटिक इलाज है। आपको कोई परिस्थिति सामने दिखाई दी, आपके अंतर से कविता उठेगी और आपको राह देगी। तो कविता, और कविता वो यूं तो बहुत सारी तुकबंदियां की जा सकती हैं। कोई भी कविता, बहुत सारे ऐसे हैं जो जिनको चर्मकार कह देते हैं, अच्छे कवि, कि वो सिर्फ हुस्न और इश्क की बात करते हैं और कुछ बात ही नहीं करते। इसीलिए नर कवि और वर कवि दो तरीके के कवि होते हैं। ये भूमिका बना के मैं आपको इसलिए तैयार कर रहा हूँ कि हम अपने गिरेबां में झांकें और देखें कि हमें कौन सी कविता याद है। चूंकि कविताएं संस्कृत में हैं, उपनिषद समझना मुश्किल है, वेदों को समझना मुश्किल है, तो हम उस निकटतम भाषा के पास पहुंचें जो हमें राह देती है। तो मैं प्रयास करता हूं कि आपको कोई कविता रास आए, जो भी लोग यहां बैठे हैं। सबसे पहले कविता आपको सुनाता हूं मां पर। मां शब्द है जिसको महतारी भी कहते हैं। 9 मासन की रखवारी, 9 महीने बच्चे को पेट में रखती है। ये गलत कर रहा हूं मैं, कविता का अर्थ नहीं समझाया जाता है, आप प्रयास कीजिए। 9 मासन की रखवारी, दी आंखों को दुनिया सारी, एक प्रेम पर्याय निरे हैं, माँ मैया मम्मी महतारी। 9 मासन की रखवारी, दी आंखों को दुनिया सारी, एक प्रेम पर्याय निरे हैं, माँ मैया मम्मी महतारी। जाने कब वो सोती है, नींद सही से लेती भी है, आंख खुले करती दिखती है, चूल्हा चौका रोटी महतारी। सीधी साधी मांग बनाए, कंधों पे बस्ता लदवाए, नजर बचाने को बन जाती, काजल की बिंदी महतारी। पेट पूत का भर जाए बस, कोई और न भूखा रह जाए बस, बर्तन में कुछ बची कुची ही, थोड़ी सी खिचड़ी महतारी। 9 मासन की रखवारी, दी आंखों को दुनिया सारी, एक प्रेम पर्याय निरे हैं, माँ मैया मम्मी महतारी। अब चलते हैं थोड़े दुनियादारी की तरफ, जिसमें विरोधाभास पैदा होता है। 2 पंक्तियां हैं सिर्फ, कि जब आप किसी को समझा नहीं सकते
और जो सही है उसको लोग रोकते भी हैं, टोकते भी हैं, तो क्या करें। काव्य कहता है कि ये कह के डराते हैं मुझको लोग, ये कह के डराते हैं मुझको लोग कि अच्छा नहीं कहेंगे तुमको लोग, ये कह के डराते हैं मुझको लोग कि अच्छा नहीं कहेंगे तुमको लोग, और मैं किसी आंख की क्या मरम्मत करूं, अपनी नजर से नजर आते हैं सबको लोग। बहुत से कवि कहते हैं कि कविता किसी हादसे से पैदा होती है, किसी दुर्घटना से पैदा होती है, किसी भी घटना से पैदा होती है, लेकिन ये पैदा तब होती है जब आंखों में आंखें आ जाएं, जब उन आंखों से सिर्फ रंग ना दिखाई दें, ढंग भी दिखाई देने लगे, तब कविता बनती है। और कविता वो है कि जिसको कवि देखता है और देख के बताता भी है। अगली काव्य की 4 पंक्तियां उनके लिए हैं जो अपने घर से दूर हैं, चाहे वो हॉस्टल में पढ़ रहे बच्चे हैं, चाहे वो घर पे हर महीने कुछ पैसे भेजने वाले लड़के हैं जो मेहनत मशक्कत कर रहे हैं शहरों में, कि घर को खुश रखने की आस में, घर को खुश रखने की आस में लड़के निकल जाते हैं वनवास में, और अब इसी बात को माने बैठे हैं कि दूर जो रहते हैं वो रहते हैं पास में। कविता में कहा नहीं जा सकता कि आप समझने की कोशिश कीजिए, भरे हुए जो दिल बैठे होंगे वो छलकेंगे। तो मैं चाहता हूं दरअसल कि इसको एक आह वहां से भी उठे कि आप समझ गए हैं, हौसला मिलेगा इससे मुझे भी, क्योंकि अभी कविता दिल तोड़ने का काम करती है। अगर टेढ़ी भाषा में कहूं आपको, तो दिल जब टूटेगा तब कहीं ना कहीं उसमें कुछ घुस पाएगा। अब उन लोगों के लिए कहता हूं जो सिर्फ जो सुबह उठे उनको चिंता हुई नाश्ते की, फिर उन्होंने कुछ थोड़ा बहुत नाश्ता करके नहाना धोना करना पड़ा उनको, और उसके बाद फिर वो खाने की चिंता जिनको हुई, फिर उसके बाद कहीं थोड़ा घूमा फिरा, फिर उनको डिनर की चिंता होने लगी, फिर कहीं घूमने की चिंता होने लगी। उनके लिए अगली पंक्ति है कि रोटी सब्जी छप्पर चूल्हा कपड़े लत्ते की फरियाद करेंगे, रोटी सब्जी छप्पर चूल्हा कपड़े लत्ते की फरियाद करेंगे, जिन्हें सिर्फ जिंदा रहना है वो क्या जिंदगी की बात करेंगे। सही जीवन जीने के लिए जीवन की बात भी करनी पड़ेगी। सुबह उठते ही नाश्ते की चिंता नहीं हो, या उपवास है तो शाम को साबूदाना भिगोने की चिंता नहीं हो, कौन से फल मेरे पास पहुंच चुके हैं उसकी चिंता नहीं हो। जिंदगी जी रहे हैं, जीवन जी रहे हैं, जीवन की भी कुछ बात होनी चाहिए। या रोटी सब्जी छप्पर चूल्हा कपड़े लत्ते की फरियाद करेंगे, जिन्हें सिर्फ जिंदा रहना है वो क्या जिंदगी की बात करेंगे। ये शायर का, कवि का दुख है। कवि हर चीज फेंकता है सामने से, दुख भी फेंकेगा, सुख भी फेंकेगा, तड़प भी फेंकेगा, खुशी भी फेंकेगा, सब चीज जिसमें है, और वो देता ऊपर वाला है। कवि का इसमें कुछ नहीं है। मैंने पहले ही बयान दे चुका हूं कि डाकिया है जो यहां बैठता है कवि के रूप में, या कोई भी कहीं बैठता है वो डाकिया मात्र है। उसकी बात कही वो यहां से कह दी गई, बस थोड़ी सी स्याही खर्च होती है उसके पास से, और कुछ नहीं। और अगली जो 2 पंक्तियां हैं वो उनके लिए हैं कि जो कुछ कर सकते हैं लेकिन नहीं करते हैं। तो उनकी क्या अंतरात्मा कहती है कि खाली ही तो बैठा हूं ना समझ बेकार मुझको, खाली ही तो बैठा हूं ना समझ बेकार मुझको, शमशीर की धार देखनी है तो जंग में उतार मुझको। कुछ ऐसे हुनर होते हैं, कुछ ऐसे टैलेंट होते हैं जिनको मौका नहीं मिलता है। तो कवि ने उसको भी समझा, उसको भी आंका, तब ये कहा कि मेरे तलवार में कितनी धार है ये देखने के लिए तो मुझे जंग में उतारना पड़ेगा। मैं किचन में थोड़ी तलवार चलाता घूमूंगा, तो इसलिए वहां पे मुझे होना चाहिए। अब ये जो अगली पंक्ति है ये किसी बीमार की है
देखिए, कवि को बीमार भी होना पड़ता है काल्पनिक रूप से, स्वस्थ भी होना पड़ता है, बहुत सारे किरदार निभाता है। तो ये पंक्ति उस बीमार बाप की तरफ से है जिसने सारी जिंदगी पैसे जुटाए और लास्ट में उसको पता लगा कि उसको कैंसर है। दरवाजे पर जिंदगी के मौत खड़ी मिली मुझको, दरवाजे पे जिंदगी के मौत खड़ी मिली मुझको, जिंदगी भर की कमाई से सिर्फ जिंदगी मिली मुझको। सारा पैसा जो जीवन भर उसने जोड़ा, कैंसर में डॉक्टर कहता है 7 लाख 8 लाख भरो, आप जिंदा रहोगे, क्योंकि उसे अपना परिवार चलाना है। उसने जिंदगी की भर की कमाई से सिर्फ जिंदगी मिली मुझको। इसके आगे भी है कि अब मुझे मौत का खौफ नहीं सताता है, ऐ मौत जिंदगी में तेरी उपस्थिति मिली मुझको। अगला, कवि ने जब देखा कि किसी व्यक्ति को बड़ा खुश मिजाज है, बहुत हंस के बोलता है, अपने बेटे से भी हंस के बात करता है, सबसे हंस के बात करता है, तो उसमें देखा कि धोखा हो गया। जब उसने उसका अगला रूप देखा, भड़का हुआ रूप देखा, क्रोधित कुपित रूप देखा, तब कवि को पता लगता है कि अरे ये क्या है। पुराने कवि कह गए हैं कि ये रंगमंच है, हम सब कठपुतलियां हैं, ऊपर वाला हमको नचाता है। सबको पहले एक पात्र दे करके भेजा गया है, उसको कहा गया कि इस दुनिया की मंच पे आपको अच्छा किरदार निभाना है। अब दुनिया में आकर के वो किरदार, एक किरदार और निभाता है। पंक्ति सुनिए कि पहले ही अदाकार हो, अदाकार एक्टर, क्योंकि ईश्वर ने भेजा है, पता भी है, पहले ही अदाकार हो और अदाकारी ओढ़ ली तुमने, पहले ही अदाकार हो और अदाकारी ओढ़ ली तुमने, हकीकत नहीं बन पाए तो किरदारी ओढ़ ली तुमने। मतलब मिजाज दुखी है, क्रोध वाला है, लेकिन एक और उसने किरदार ओढ़ा हंस के बात करने का। तो ये बहुत कम मालूम चलता है, बहुत देर में मालूम चलता है। दूसरों को, अपने को पता लग जाए बहुत अच्छी बात होगी। अब ये जो अगली 4 लाइनें हैं, ये अध्यात्म की हैं। इसमें एक शब्द आएगा गोया। गोया शब्द का अर्थ है मानो, उत्प्रेक्ष अलंकार। अब इसका संबंध लगता है वो जो तारे जिसने वहां रखे हुए हैं, चांद जिसने वहां रखा हुआ है, कि जाना तुझको तो तू होने लगे। वाल्मीकि जी भी ये बात कहते हैं, इस समय नहीं है इसलिए मैं बताता हूं कि सिर्फ जाना तुझको तो तू होने लगे, जिस्म नहीं रहे हम रूह होने लगे। जाना तुझको तो तू होने लगे, जिस्म नहीं रहे हम रूह होने लगे। और तेरी नजर ने गोया चाबी भर दी, तमाम पुर्जे दिल के शुरू होने लगे। इसमें बात है कृपा दृष्टि की, ये भी समझते चलिए। कुछ चीजें समझाऊंगा, मैं अवश्य समझाऊंगा कि तेरी नजर ने गोया चाबी भर दी, जैसे खिलौने में चाबी भर देते हैं ना, तो कृपा दृष्टि की बात है। वो गुरु का भी हो सकता है, वो टीचर का भी हो सकता है, बड़े भाई का भी हो सकता है। अब एक कविता है जिसमें 11 बार जिंदगी शब्द आएगा। अब ध्यान से सुनिए। कविता जीवन को संभालने की, बैलेंस बनाए रखने के लिए है, बशर्ते कि आपको याद आनी चाहिए। इसीलिए सब चीजें मैं बेपर्दा कर रहा हूं यहां पे। अब होता क्या है कि जीवन कब समझ में आता है, जब 80 पे पहुंचते हैं, 60 पे पहुंचते हैं, तब तक फिर ऊपर वाला भी इंतजाम करने लगता है कि चल अब गाड़ी यहां से निकल चुकी है, तुझे लेने आ रही है। तब जिंदगी समझ में आती है। तो क्या करें? अब हम जैसों के बस में कब कहां रहती है जिंदगी। हम सब की बात कर रहा हूं मैं। हम जैसों के बस में कब कहां रहती है जिंदगी। जिंदगी सीख जाते हैं तो अलविदा कहती है जिंदगी। और जिंदगी नहीं फक्त जिस्म का जिंदा होना, ये शरीर जिंदा है उसको जिंदगी नहीं कहेंगे। जिंदगी नहीं फकत जिस्म का जिंदा होना, दिल भी जिंदा रहने को कहती है जिंदगी। अब एक चीज और आई है कि हमें पता है ये व्यक्ति जिंदा है, जीवित है, मर गया उसके बाद भी उसका नाम रहता है। तो अगला शेर कहता है,
हम जैसों के बस में कब कहाँ रहती है जिंदगी, जिंदगी सीख जाते हैं तो अलविदा कहती है जिंदगी। और जिंदगी नहीं फकत जिस्म का जिंदा होना, दिल भी जिंदा रहने को कहती है जिंदगी। और बाद मौत के जिंदगी में कभी जिंदगी नहीं, बाद मौत के जिंदगी में कभी जिंदगी नहीं, जिंदगी से मौत की शर्त लगा बैठी है जिंदगी। अगला शब्द है जां फिजा, जीवन को बढ़ा देने वाला परमात्मा। कुछ तो मेरी उम्र बढ़ा ए जां फिजा मेरे, कुछ तो मेरी उम्र बढ़ा ए जां फिजा मेरे, नई जिंदगी जीने को उलहती है जिंदगी। उलहती तत्पर है, नई जिंदगी। हम जिंदगी मांग रहे हैं कि 10 बरस और जी लूं, तो जीवन में क्या करेंगे? अगर ये शर्त रखते हो तो हो सकता है वो तुम्हें और 10 बरस दे दे, लेकिन यूं ही खा पी करके गुजारना है तो वो क्यों देगा? क्या क्या करोगे? कौन से झंडे गाड़ोगे? तो क्या कर गुजरेंगे हम, उस पर भी डिपेंड करता है कि वो हमें क्या जिंदगी देगा। और अगला है कि जिनके, अब थोड़ा पीछे से लेता हूं, कि कुछ तो उम्र बढ़ा ए जां फिजा मेरे, नई जिंदगी जीने को उलहती है जिंदगी। और जिनके कंधों में हमेशा दर्द बना रहता है, जिनके कंधों में हमेशा दर्द बना रहता है, ऐसे बीमारों को बोझा ही लगती है जिंदगी। कुछ लोग देखे होंगे झुंझलाए हुए, अरे उगता चुका हूं जिंदगी से। तो जिनके कंधों में दर्द का मतलब ये नहीं कि शारीरिक रूप से कंधों की दर्द बात कर रहा हूं, जिसके हौसले दर्दीले हैं उनकी बात कर रहा हूं मैं। और ऐसे समय में एक चीज और बताता चलूं कि कवि के पास कितनी भी शक्ति आ जाए, लेकिन वो महाकवि नहीं हो सकता। महाकवि मैं उसकी बात कर रहा हूं जो सीधे यहां बिना किसी रुकावट के यहां है। मैं कांच का टुकड़ा तराशा हुआ, हीरा हूबहू हो नहीं सकता। हूबहू मतलब ठीक वैसा ही, कांच भी कुछ अगर अच्छे से तराश दिया जाए तो हीरे जैसा दिख सकता है। मैं कांच का टुकड़ा तराशा हुआ, हीरा हूबहू हो नहीं सकता। तेरा किरदार निभा भी लूं विधाता, मगर तू हो नहीं सकता। ये पंक्ति दवाई है अपने अहम को मारने की, इसलिए याद रखनी होगी कि मैं कांच का टुकड़ा तराशा हुआ, हीरा हूबहू हो नहीं सकता। तेरा किरदार निभा भी लूं विधाता, मगर तू हो नहीं सकता। आगे बनेगी तो बाद में और बताऊंगा, ये इतनी ही है। आनंद मेला चल रहा है। अब आपको बताता हूं कि कविता होती कैसे है। आखिरी ही चीज बताऊंगा। जैसे मेला शब्द है, सामान्य रूप से, क्योंकि कविता अगर करना चाहते हैं तो कविता पढ़ना पड़ेगा। तो कविता पढ़ने के लिए आपको यह देखना पड़ेगा कि शुरुआत मैं कहां से कर रहा हूं। शुरुआत होती है तुकबंदी से। तुकबंदी कैसे बनेगी? जैसे मेला है, अब मेला में ठेला है, ठेला में कोई आदमी अकेला है। कुछ लोग ऐसे गुमसुम घूमते रहते होंगे कि उनको मेले में भी अच्छा नहीं लग रहा है, वो पहले किरदार वाले। तो क्या करोगे घर बैठे बैठे अकेले में, क्या करोगे घर बैठे बैठे अकेले में, उठो आओ आनंद लो आनंद मेले में। क्या करोगे घर बैठे बैठे अकेले में, उठो आओ आनंद लो आनंद मेले में। और सिर्फ जायका ही नहीं मोहब्बत भी रखी है हमने, सिर्फ जायका ही नहीं मोहब्बत भी रखी है हमने, डोसा पानी पूरी और चाट के ठेले में। और टेंशनें हर रोज की हैं, टेंशनें हर रोज की हैं, टेंशनों को मारो गोली। टेंशनें हर रोज की हैं, टेंशनों को मारो गोली। क्यों पड़े हो भला इस दुनिया के झमेले में, उठो आओ आनंद लो आनंद मेले में।